ऑलराइट, तो हम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की बात कर रहे थे चैप्टर में। तो अब पेपर में ना ये सवाल आया हुआ है कि जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, अगर वो इफेक्टिव हो तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, आपने ये वर्ड ज़हन में रखना है कि बिजनेस में जब वर्ड इस्तेमाल होता है ना इफेक्टिव, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। वो किस तरह, और एक और वर्ड एफिशिएंट भी होता है, इन दोनों में एक्चुअली फर्क होता है। वो इस तरह से कि मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि लेट से मैं आपको 5 सवाल देता हूँ 1 घंटे में करने के लिए, और आप वो 5 सवाल आधे घंटे में कर लेते और मुझे दे दिया और कहा सर कर लिए। अब मैं कहूंगा भाई आप तो बड़े एफिशिएंट हो कहूंगा, जब मैंने सवाल देखे सारे गलत। तो आपने जो आपको अलॉटेड टाइम था उससे कम में या उसी टाइम में अपना टास्क पूरा तो कर लिया, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव था उसका वो क्या था कि क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट करना। तो आपने ऑब्जेक्टिव मीट नहीं किया। तो जब कोई ऑब्जेक्टिव मीट नहीं कर पाता एम्प्लॉय भी, तो हम कहते हैं वो इनफेक्टिव है। एफिशिएंट आप जितने मर्जी हो, मतलब एक एम्प्लॉय है, वो अपने काम को बहुत तेजी से कर लेता है। जो टाइम उसे दिया जाता है, 1 दिन दिया जाता है, वो आधे दिन में कर लेता है, लेकिन चीजों की क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं होती। तो हम ऐसे एम्प्लॉय को कहेंगे कि एम्प्लॉय इज एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। तो इफेक्टिव वर्ड का ताल्लुक डायरेक्ट कंप्लीशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव के साथ होता है। अगर ऑब्जेक्टिव आपके अचीव हो रहे हैं तो हम इफेक्टिव बोलेंगे। तो यहां पर भी जब लिखा है कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इफेक्टिव हो तो क्या फायदे होते हैं, तो इफेक्टिव का मतलब है ये नहीं कि आपने वर्कर आपको चाहिए थे 10 और आपने 10 रख लिए। और भाई 10 वर्कर वो रखने हैं जो कि वाकई बिजनेस के लिए यूजफुल हैं, जो कि वाकई बिजनेस के टारगेट्स को मीट करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये नहीं कि मुंह उठा के कोई भी वर्कर रख लिए, हम उसे ये तो कहेंगे रिक्रूटमेंट हो गई सिलेक्शन भी हो गई, लेकिन उसे इफेक्टिव नहीं बोल सकते, क्योंकि वो वर्कर्स को रिक्रूट करने का मकसद ये थोड़ी था कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ वो हायरिंग वर्कर्स। वो था कि बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है उसको मीट करें, वो नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास वो एबिलिटीज नहीं है या उनका वो कैलिबर नहीं है, जो भी है, तो इफेक्टिव नहीं हुआ। अच्छा भारत, आपको समझ आ गई। अब अगर पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने इसको ऐड किया। तो अगर इफेक्टिव सिस्टम है आपका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का, तो उसके फायदे क्या है। पहला, लो लेबर टर्नओवर एंड हाई स्टाफ मोरल। ये आपको समझ आती है इस बात की। और लो लेबर टर्नओवर क्या मतलब भाई, मैंने कहा था पढ़ना है, क्या होता है वो लो। आपके अगेंस्ट ना हो जाए। आपके अगेंस्ट एम्प्लॉइज ना हो जाए। क्यों भाई जवेरिया, बताओ लो लेबर टर्नओवर क्या होता है। लो लेबर टर्नओवर क्या है, सर एम्प्लॉय सेटिस्फाई आपके। भूल गया। देखो लो लेबर टर्नओवर का मतलब है, लेबर टर्नओवर का मतलब होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लीविंग द जॉब, लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर लेबर टर्नओवर लो है, इसका मतलब है यू डू नॉट नीड टू हायर एम्प्लॉइज एवरी नाउ एंड देन। क्योंकि अगर बार बार एम्प्लॉइज को हायर करने बैठेंगे तो उनको बार बार ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी। फिर बार बार वो पुराने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के साथ जेल नहीं कर पाएंगे, उनकी केमिस्ट्री नहीं होगी, तो वो इकट्ठे टीम में काम भी नहीं कर पाएंगे। तो हैंस फेलियर टू अचीव टारगेट्स। फिर ये कि आपके एम्प्लॉइज अगर क्या कहते हैं फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं और उनका काम है डायरेक्ट डीलिंग विद कस्टमर्स, तो कस्टमर जो है ना वो कहेंगे यार ये क्या, जब आते हैं आपका वो चेंज होता है एम्प्लॉय और वो हमें जानता ही नहीं, वो पूछता है आप कौन, क्या करना है। तो भाई हमें तो पुराने जो एम्प्लॉइज हैं उन्हीं से मिलाया करें, उन्हें पहले ही पता होता है हमारी रिक्वायरमेंट, और उन्हें पता होता है कि ये ओल्ड कस्टमर है, सो दे आर एबल टू ट्रीट देम इन ए मैनर दे विश टू बी ट्रीटेड। ओ जी चौधरी साहब आए हैं जी, आए जी आए, बैठे हैं, क्या हाल है आपके। उन्हें पता है पुराना कस्टमर है और उनसे उनकी कितने सालों से सेल्स चल रही है, हर साल हर हफ्ते में एक चक्कर लगाते हैं। और कोई नया कस्टमर आया है तो उसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना है आपने। आपने टू द पॉइंट बात करनी है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है, पुराने कस्टमर के साथ गपशप भी लगानी है, उसको आपने प्रोटोकॉल देना है कि यार ये लॉयल कस्टमर हमारा। तो अब नए एम्प्लॉइज होंगे उन्हें तो पता ही नहीं होगा, तो वो प्रॉब्लम आपकी हो जाएगी। इवन कि मैं अगर कभी ना स्कूल में ना गार्ड ऑफर ना चेंज करते रहते हैं, अब मैं विजिटिंग हूँ तो मैं अब स्कूल में आता जाता रहता हूँ, तो मैं कभी ये होता है, जबकि मैं तो एम्प्लॉई हूँ अभी, इमेजिन करो, लेकिन ह्यूमन नेचर है। मैं अंदर जाना हूँ, जी सर कहाँ जा रहे हैं आप, मैंने कहा यार टीचर हूँ, अच्छा अच्छा सर, तो थोड़ा सा ना मैं बहुत स्लाइटली सा इरिटेट होता हूँ, यार ये क्या बात है, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, ये मुझे रोक रहा है जरा अंदर जाने से। और तो बाहर है, तो मैं भी एम्प्लॉई हूँ, लेकिन मैं कहता तो कुछ नहीं, ऑफ कोर्स मैं भी समझता हूँ कि उस बेचारे का तो कसूर नहीं है, कसूर है जो बार बार चेंज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर आप अंदाजा करो जो पैसे दे रहे हैं
कस्टमर वो कितने नए होंगे, कहेंगे यार क्या मजाक बनाया आपने, हम तो 10 सालों से यहाँ आ रहे हैं, आपको ट्रेड ही नहीं करना आता। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, तो लो लेबर टर्नओवर आपकी होगी क्योंकि आप, अच्छा क्यों होगी सवाल ये, और एंड हाई स्टाफ मोराइल भी। मोराइल का मतलब क्या है, स्पिरिट। हम कहते हैं यार ये बड़े हाई स्पिरिट में है। तो हाई स्पिरिट में एक वर्कर जो है वो अपने पोटेंशियल पे काम करता है। तो मैंने आगे लिखा है लेट्स से क्योंकि इसको मोटिवेटेड कह सकते हैं। मोटिवेटेड रहता है, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी है। हाई इन स्पिरिट, मोटिवेटेड भी बोल सकते हैं। अच्छा, आगे मैंने ब्रैकेट में इसको डेवलपमेंट के लिए हिंट दिया हुआ है कि आप प्रोफेशनल हायर करते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल का मतलब ये नहीं कि जो सिर्फ जॉब लेने के लिए काम करना चाह रहा है, यार ठीक है अभी पार्ट टाइम जॉब से शुरू करें, तो आपको तो चेंज करना पड़ेगा बाद में, या वो छोड़ देगा या आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रोफेशनल रखा है तो उसका तो प्रोफेशन ही यही है। तो इसका मतलब वो आपसे लॉन्ग टर्म चलना भी चाहेगा और काम को भी अच्छे से मैनेज करना। मैनेज करेगा। और पीपल हु आर पैशनेट अबाउट देयर वर्क, ठीक है ना, जो प्रोफेशनल लोग हैं, तो एबल टू अडेप्ट देमसेल्व्स, वर्क इन टफ सिचुएशन। कोई मुश्किल भी हालात आ रहे हैं, कोई कस्टमर ऐसा आया है जो जरा रूड है, तो उन्हें पता है, दे आर प्रोफेशनल्स एंड दे सी दैट ऑन डेली बेसिस। तो उन्हें पता है कैसे टैक्टफुली हैंडल करना है आपने। तो वो रेजिस्ट करते हैं, मुश्किल हालात में भी छोड़ के भागते नहीं है, और जी इतना काम आ गया। प्रोफेशनल तो ऐसे ही होते हैं, प्रोफेशनल्स को ज्यादा काम भी करना पड़ेगा तो वो करने के लिए तैयार होंगे। जो पार्ट टाइमर होता है या चुगल मुगल में, या जस्ट टू गेट सम मनी, तो वो फिर जरा सी मुश्किल होगी छोड़ देगा, जब तक इजी मनी आ रहा है कहेगा ठीक है। लेकिन जिसने एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट किया है और वो जाना चाहता है ऊपर, वो अप द लैडर ऑफ द मैनेजमेंट, तो वो तो भाई स्टिक करेगा। तो ये मैंने लिखा, तो फायदा भी बता दिया कि लेबर टर्नओवर स्टाफ मोरल से क्या होता है। फिर स्ट्रॉन्ग पूल ऑफ, तो अगर आप अच्छे वर्कर रखेंगे तो ये होगा ना, लेबर टर्नओवर कम होगी और स्टाफ मोरल आपका हाई रहेगा। स्ट्रॉन्ग पूल ऑफ सूटेबल कैंडिडेट्स टू चूज फ्रॉम, जारी बात है, क्योंकि आप रिक्रूटमेंट अच्छी है तो आप ये नहीं करते कि दो बंदों में से एक चूज कर लिया। आप फिर अखबार में इश्तेहार देंगे। जो मुकम्मल रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो ऐसे ही होता है। अखबार में इश्तेहार देंगे, उसमें से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, आप उसमें से शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, यार ये सूटेबल एम्प्लॉई हैं, उसमें से भी आप जो और बेहतर होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, और इंटरव्यू में से फिर और मजीद स्क्रूटनी करके बेस्ट जो कैंडिडेट आपके हैं उनको आप हायर करेंगे। तो ये एक बड़ा रिगोरस प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट का, जिससे आप जो बेस्ट अवेलेबल लॉट होती है या बेस्ट अवेलेबल कैंडिडेट होते हैं उनको चूज करते हैं। तो इससे आपका फायदा जारी रहता है। एम्प्लॉइज अगर आपके स्ट्रांग हैं तो ऑफ कोर्स वो बिजनेस के साथ तो स्टिक करेंगे, फिर परफॉर्मेंस भी कितनी बूस्ट करेगी बिजनेस की। अच्छा, फिर एबल टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, ये बात भी, क्योंकि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में आपने एम्प्लॉइज एक जैसी एबिलिटी के रखनी है। अगर आपने, आपका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस इफेक्टिव नहीं है, तो किसी जगह आपने अच्छे एम्प्लॉय रख लिए, किसी जगह कम रख लिए, क्योंकि आपका जो प्रोसेस है वो उतना रिगोरस, उतना कॉम्पैक्ट है ही नहीं, तो इफेक्टिव ना हुआ ना। तो फिर अब जहां पर एम्प्लॉइज लेस एबिलिटी रखते हैं वहां उनकी सर्विस या उनकी जो परफॉर्मेंस है वो लो रहेगी, दूसरी जगह अच्छी रहेगी। तो ऑफ कोर्स वो एक मिक्स्ड इमेज जाएगा कि यार यहाँ इस आउटलेट पे तो अच्छी चीजें मिलती हैं, उधर नहीं मिलती, यार यहाँ तो स्टाफ बहुत ज्यादा, और होता भी ऐसे, आई नो दैट, कि यार यहाँ तो स्टाफ बहुत ज्यादा वेल इक्विप्ड है, वेल ट्रेन्ड है, और उन्हें पता है हाउ टू डील कस्टमर। यार इधर तो पूछते ही नहीं, लाइन में जब कब के खड़े होते हैं अपने ही लगे रहते हैं काम में। तो ये है उनको कि उनकी एबिलिटी, कॉम्पिटेंसी, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन उस लेवल की नहीं है, तो अगेन इमेज आपका खराब होगा बिजनेस का। अच्छा, और अगर आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट ही आपके एम्प्लॉइज है, मैंने बताया था यूनिक सेलिंग पॉइंट एम्प्लॉइज कहाँ होते हैं, ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग में भी होते हैं, लेकिन वो शायद उतना विजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि एंड प्रोडक्ट देखा जाता है जो कि प्रोडक्ट होता है। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो कस्टमर को तो वही नजर आता है, वो कहता है ओके फैक्ट्री में क्या हो रहा है, नो बडी नोज। लेकिन अगर ऐसा बिजनेस है जिसमें आपने क्लाइंट्स को डील करना है, और वो ऑफ कोर्स टर्शरी सेक्टर बिजनेस में होता है, आपका कोई पार्लर है, आपका कोई बैंक है, कोई हॉस्पिटल है, कोई स्कूल है, तो उसमें तो आपको डील करना है, तो वहां तो फर्क वाजे तौर पर नजर आ जाएगा सामने ही, और वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, और आपका वो जो एडवांटेज है ओवर योर कॉम्पिटिटर्स कि आप स्पेशल सर्विस देते हैं टू योर कस्टमर, वो चला जाएगा। अच्छा, अब प्रोसेस ये था वो हमने डिस्कस पहले ही कर लिया, वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस तो हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। एनालिसिस वगैरह मैंने आपको बताया था कि ये जॉब के बारे में पूछ, आपको लास्ट टाइम बात हुई थी ना, कि देखा जाता है इस जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से टास्क और एक्टिविटीज आपको इसमें रिक्वायर्ड है, या अगर कोई गैर जरूरी टास्क या एक्टिविटी है तो उसको आप रिमूव कर देते हैं वहां से। और फिर डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है कि इस जॉब की नेचर क्या है, किस डिपार्टमेंट की जॉब है, रिस्पॉन्सिबल टू
और रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये लिखा हुआ है दोनों ना, कि वो मतलब वो बॉस किसका होगा और उसका बॉस कौन होगा, वो आगे किसको रिपोर्ट करेगा, इस तरह करके लिखा होता है। फिर मेन पर्पज ऑफ द जॉब, मेन ड्यूटीज, ओकेजनल ड्यूटीज वगैरह वगैरह ये भी आ जाती हैं इस तरह से। ये लेकिन ये जॉब से रिलेटेड है, अब ये है बंदे से रिलेटेड, इसलिए इसको जॉब या पर्सन स्पेसिफिकेशन भी बोला जाता है। तो इसमें वो टाइटल तो आ रहा है, डिपार्टमेंट भी आ रहा है, किस डिपार्टमेंट की बात हो रही है। तो अब जैसे मैं अगर एक रेस्टोरेंट बिजनेस की बात करूं तो पेपर में आता है ऐसे, तो रेस्टोरेंट बिजनेस में आपके डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, जरा बताएंगे मुझे, क्या डिपार्टमेंट है। एक रेस्टोरेंट बिजनेस आपके सामने है, आप भी जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो क्या नजर आता है, क्या डिपार्टमेंट है वहां पे, कौन कौन से डिपार्टमेंट है जो आपको लगता है कि हमें नजर आते हैं। फूड है, एक फूड, यानी कि एक तो है किचन का एरिया, एक ठीक है, क्लीनिंग, तो वहां पर शेफ होंगे, या एक कोई हेड होगा जो कि मॉनिटर कर रहा होगा खाना कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, ठीक है। फिर एक है आपका एरिया वो जहां आप डाइन इन करते हैं, तो एक कस्टमर का एरिया, सिटिंग एरिया जहाँ पर होता है, तो वहां पर आपके वहां भी स्टाफ होता है, वहां वेटर्स होते हैं। एक बाहर का एरिया भी होता है जहाँ पे लॉबी। गाड़ियां वगैरह पार्क करनी होती है, वो पार्क करवाते हैं, गाड़ियां निकलवाते हैं। अच्छा जी। तो अब ये गौर करें, ये तो हो गया ना जॉब सर्विस, इसमें डिटेल्स ऑफ द जॉब, मतलब वो कैंडिडेट क्या करेगा, ठीक है, काम क्या करने हैं, और अब आ गया क्वालिफिकेशन, ये अब एम्प्लॉय से रिलेटेड, उसने कितनी पढ़ाई की हो, क्या डिग्री हो, स्किल्स क्या हो, फिजिकल फिटनेस, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होती है। बाद का आपका काम इस तरह का होता है वेर यू हैव टू मूव क्विकली, और आपको यू माइट हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, डिपेंड करता है किस किस्म की जॉब है, तो आपको ये फिजिकल फिट भी होना जरूरी है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक भी साथ में आ रही हैं आपकी, कि आप नॉर्मली अगर आप वेल ड्रेस्ड होते हैं, आपका प्लीजिंग पर्सनैलिटी है, तो आप आसानी से वेलकम कर सकते हैं लोगों को, और वो अच्छा लगेगा कि एक अच्छा प्लीजिंग पर्सनैलिटी वाला बंदा वेलकम कर रहा है, तो बहरहाल वो डिमांड होती है। जैसे हम ना स्कूलों के अंदर छोटे बच्चे, जहाँ किंडर गार्टन के बच्चे होते हैं ना, केजी जिसे बोलते हैं, तो वहाँ या नर्सरी के या प्री स्कूल के जो बच्चे होते हैं जितने भी, उनके लिए एक तो फीमेल्स रखी जाती है टीचर, आप देख लें, और वो भी यंग फीमेल्स, और उनको कहा जाता है तैयार होके आना है, ताकि वो अच्छी लगे, क्योंकि प्रिटी फेसेस बच्चों को पसंद आते हैं। कोई खौफनाक सा टीचर जो है वो एक डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला बिठा देंगे, तो बच्चे तो पहले ही मासूम होते हैं, डरना शुरू हो जाएंगे। तो आप ये ऑब्जर्व करना, तो ये नेचुरल है। तो प्रिटी फेसेस होते हैं यंग, वो लड़कियों को रखती हैं ताकि बच्चे जो है ना वो आसानी से फेमिलियर हो जाएं और उनके कंट्रोल में आ जाए। वो बच्चों को मार के या डांट के तो आपने नहीं समझाना ना, तो ये डिमांड होती है, तो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैटर करती हैं, ये जॉब स्पेसिफिकेशन में ही होता है। अच्छा, अब आ गया जी हमारे पास आगे इंटरनल रिक्रूटमेंट। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट नाम से नजर आ रहा है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस तो हमने देख लिया, कि जब आप एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब बंदा पूछे वो कैसे हायर होता है, आप मुझे बताएंगे ये कैसे हो सकता है, कोई एग्जांपल आती है देन में। एक एम्प्लॉय को आपने हायर किया है जो कि पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय था, ऐसा कब होता है, तो किसी और डिपार्टमेंट में होगा तो किसी और डिपार्टमेंट में था तो आप उसको अपने डिपार्टमेंट में ले आए, पॉसिबल है बिल्कुल। जनरली इंटरनल रिक्रूटमेंट में आप प्रमोशन देते हैं, मतलब कि एक मैनेजर की पोस्ट खाली हो गई है, उससे नीचे एक आप कह लो कि मोस्ट सीनियर एम्प्लॉय था, आपको उसकी परफॉर्मेंस का ऑलरेडी पता है, ही और शी हैज बीन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग, और वो उसने अपनी डेडिकेशन और ऑनेस्टी आपको दिखाई भी है, उसको इसकी कॉम्पिटेंसी का भी आपको पता है, तो यू कैन प्रमोट दैट एम्प्लॉय, और उसको आप मैनेजर बना सकते हैं आसानी से। तो ये इंटरनल रिक्रूटमेंट कहलाएगी। लेकिन एक चीज है, जब आप इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हैं तो इवेंचुअली आपको बाहर से भी बंदा रखना तो पड़ता ही है। वो कैसे, जब आपने एम्प्लॉय को मैनेजर बना दिया तो अब वो एम्प्लॉय की जगह खाली हो गई, ठीक है ना, बहरहाल ये हम बाद में बात करेंगे, अभी हम इंटरनल रिक्रूटमेंट को ही समझ रहे हैं। इसी तरह होता है स्कूल्स के अंदर भी कि कोई टीचर थी तो टीचर को सीनियर मिस्ट्रेस बना दिया, या सीनियर मिस्ट्रेस थी उसको हेड मिस्ट्रेस या हेड मास्टर बना दिया, हेड मास्टर कोई था तो उसको प्रिंसिपल बना दिया। ये इंटरनल रिक्रूटमेंट ही है। और इंटरनल रिक्रूटमेंट जो है ना ये लेस रिस्की होती है, क्यों, क्योंकि यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द एम्प्लॉय एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वो भी फेमिलियर और है। वो भी फेमिलियर होता है, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। एक तो ना अगर उसको मैनेजर बना दिया तो उसके लिए एम्प्लॉयज को कंट्रोल करना भी आसान नहीं है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट से भी फेमिलियर है, एम्प्लॉय से भी फेमिलियर है, और वट एवर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो उसको एब्सोल्युटली पता है। और आप वो ट्रस्टवर्दी भी है, क्योंकि आप इतने सालों से उसको देख रहे हैं, पंक्चुअल है, लॉयल है, डेडिकेटेड है, तो ये फायदे तो उसमें है। अब जल्दी से अगर हम देखें, इट सेव्स टाइम एंड मनी। जाहिर है आपको अखबार में इश्तेहार थोड़ी देना है,
अखबार में इश्तेहार दें, फिर उनके सीवी कलेक्ट करें। आप क्या करते हैं नॉर्मली इंटरनल रिक्रूटमेंट में, आप नोटिस बोर्ड पे वैकेंसी लगा देते हैं, एक छोटा सा प्रिंट आउट नोटिस बोर्ड पे लगा दिया। और एम्प्लॉयज को तो पहले इंस्ट्रक्शन होती है कि जब आपने वर्क प्लेस पे आना है तो पहले उस नोटिस बोर्ड को पढ़ना है। तो जब देखते हैं अच्छा यार ये तो अपॉर्चुनिटी है, वो जाके ना मैनेज वो अप्लाई कर देते हैं। तो उसका मतलब है कि आपका टाइम बचता है इसमें, और पैसे भी बचते हैं, क्योंकि नोटिस बोर्ड पर वो एडवर्टाइजमेंट लगाने का क्या पैसे लगते हैं, कोई भी नहीं, आपका अपना है वो तो। अच्छा, और कम लोग अप्लाई करेंगे, उसमें से आप बेस्ट कैंडिडेट चूज कर सकते हो जो भी आपको लगता है सूटेबल। अच्छा, एम्प्लॉइज ऑलरेडी फेमिलियर है, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ तो मैं नहीं बात कर रहा उस पर। हाँ, लेकिन ये है कि अगर मैंने इंडक्शन ट्रेनिंग लिखी हुई है, इंडक्शन ट्रेनिंग होती है कि एम्प्लॉय को कुछ दिन लग जाते हैं जिसमें वो फेमिलियर होता है विद द वर्क प्लेस, कुलीग्स एंड द वर्क इटसेल्फ, क्योंकि उसको पता नहीं होता ना। तो वो टाइम बच जाता है और वो डे वन से ही काम करना शुरू कर देता है। अच्छा, फिर बिजनेस इज ऑलरेडी फेमिलियर विद द एम्प्लॉय एंड इज पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, मैंने बताया था, तो रिस्क बिल्कुल नहीं होता इसके अंदर कि वो आपको धोखा देगा या कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट करेगा। अदर एम्प्लॉइज ऑल्सो गेट मोटिवेटेड, हाँ वो क्या कि कल को हम भी अच्छा काम करेंगे तो वी कैन ऑल्सो बी प्रमोटेड टू अ हायर रैंक। तो फिर इफ एन एम्प्लॉय इज प्रमोटेड टू हायर रैंक, वर्कर्स डू नॉट हैव टू एडजस्ट टू अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। जाहिर बात है, अगर डेमोक्रेटिक स्टाइल चल रहा है तो उस एम्प्लॉय ने भी डेमोक्रेटिक स्टाइल देखा हुआ है, जब वो मैनेजर बन जाएगा तो वो डेमोक्रेटिक स्टाइल को ही फॉलो करेगा, चेंज थोड़ी करेगा। हाँ, कोई बाहर से बंदा आता है तो वो हो सकता है जो वो स्टाइल फॉलो कर रहा था वो उसको फॉलो करना शुरू कर दे, होता है ना कभी कभी, जनाब अब मैं हूं मैनेजर, अब ये रूल्स नहीं चलेंगे, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी वर्कर्स को जो इतने सालों से हु हैव बीन प्रैक्टिसिंग सेम। हाँ कि एक वर्क प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे थे, तो वो उनके लिए ट्रबलसम हो जाएगा काफी ज्यादा, तो वो यहाँ नहीं होगा। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है कि जेलेसी एंड राइवलरी, भाई इसको प्रमोट क्यों किया, मुझे क्यों नहीं किया, मेरी भी तो वही कॉम्पिटेंसी थी, ये अनफेयर है, इस तरह करके एम्प्लॉइज सोच सकते हैं। ऑल्दो शायद मैनेजमेंट जो है वो उसने फेयरली प्रमोट किया हो, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके इससे बचने के लिए पता क्या है कि मैनेजमेंट मस्ट डेवलप अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम थ्रू विच दे कैन प्रमोट एम्प्लॉइज, ताकि वो दिखाएं कि देखें जी ये एम्प्लॉय इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, हम हर साल अप्रेजल करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, ये एम्प्लॉय इस कैटेगरी में फॉल करता है, कंसिस्टेंटली एक कैटेगरी में है, तो इसलिए हमने इनको प्रमोट किया। आप भी आ जाएं, आप कंसिस्टेंटली बी में फॉल कर रहे थे तो इसलिए आपको नहीं किया, तो ये हो सकता है, लेकिन फिर भी देर आर सर्टन पीपल हु कैन थिंक के उनके साथ अनफेयर हुआ है। अच्छा, कि ये अनफेयर है। अच्छा, नो न्यू आइडियाज आर थॉट, हाँ ये नए आइडियाज कोई नहीं आएंगे, क्योंकि उसके पास तो वही आइडिया है जो सबके पास है, क्योंकि उसके पास वही एक्सपीरियंस है जो कि सब एम्प्लॉयज के पास है, तो नया कुछ नहीं मिलेगा आपको वहां पर। जबकि कोई बाहर से बंदा आता है तो ही माइट लर्न सम न्यू थिंग्स, जो उसके ही माइट हैव और शी माइट हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, तो वो दे कैन कम अलोंग विद दैट, जिससे बिजनेस का फायदा हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपको बिजनेस में नुकसान हो गया और मैनेजर को नहीं समझ आ रही कि इस लॉस को कैसे हैंडल करना है और हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन, तो क्योंकि उसने कभी लॉस देखा नहीं, वो भी पहले एम्प्लॉय था, लॉस नहीं देखा, मैनेजर बन गया। लेकिन अगर आप बाहर से हायर करते हैं तो वो मैनेजर उसने जिस इंडस्ट्री में काम करता था वहां उसने लॉस देखा, और ये भी देखा कि हाउ हिज बिजनेस वॉज एबल टू मैनेज इट, तो वो अपने उन्हें पास्ट एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकता है टू गेट बिजनेस आउट ऑफ दैट सिचुएशन। तो ये एक फायदा हो सकता है जो यहाँ नहीं होगा। फिर मे हैव टू फाइंड अ रिप्लेसमेंट फॉर द प्रमोटेड एम्प्लॉय, मैंने बताया था कि इवेंचुअली तो आपको बाहर से बंदा लाना ही पड़ेगा, जब प्रमोट कर देंगे तो उसकी जगह तो खाली हो गई ना, वो तो बाहर से फिर भी लाना पड़ेगा। अच्छा, अब एक्सटर्नल पे आते हैं, ये है बाहर से बंदा लाना, ये तो आसान है, समझ आती है आपको, मैं जल्दी से पढ़ूंगा। एडवांटेज क्या है, नो न्यू आइडियाज आर ब्रॉट इनटू द बिजनेस, ठीक है जी, हमें नजर आ रहे हैं। और फिर तो आइडिया नहीं है तो कुछ भी नया आपको नहीं मिल रहा ना, इसका मतलब है कि आप उसी तरह काम करते रहेंगे। और पर्टिकुलरली अब देखो यहाँ मैं कैसे कॉन्टेक्स्ट डालता हूँ, पर्टिकुलरली अगर एनवायरमेंट में कंपटीशन ज्यादा है तो यू हैव टू कम अप विद न्यू थिंग्स एवरी नाउ एंड देन। तो अगर आपने वही एम्प्लॉय पुराने वाला रखा हुआ है इंटरनल में तो नए आइडिया तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर बाहर से लाएंगे तो वो एम्प्लॉय शायद अपने साथ नए आइडियाज लेके आए, जिससे यू माइट हैव एन एडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स। तो ये आ गया ना, कॉन्टेक्स्ट आ गया। अच्छा, फिर प्लेंटी ऑफ चॉइस, क्योंकि अच्छा अंदर से फर्ज किया तीन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है इंटरनल रिक्रूटमेंट में, तो तीन में से तीनों फारग है तो एक को रखना ही पड़ेगा, लेकिन दैट पर्सन माइट नॉट बी सूटेबल फॉर द जॉब। लेकिन जब आप बाहर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते हैं ना बाहर से, तो फिर तो देर आर प्लेंटी ऑफ पीपल ना वो अप्लाई करते हैं, तो उसमें से आपको मोस्ट सूटेबल मिल जाता है।
इंटरनल में आपको हो सकता है मोस्ट सूटेबल ना मिले, आपको जो लिमिटेड चॉइस है वर्कर्स की उसी में से चूज करना पड़े, लेकिन वो मोस्ट सूटेबल ना हो। फिर हेल्प इन इंक्रीजिंग पॉपुलरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ये एक बात है कि जब आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते हैं तो आप अखबार में इश्तिहार देते हैं ऑन रेगुलर बेसिस टू हायर एम्प्लॉयज। तो उससे खाली एम्प्लॉयज हायर नहीं किए जाते, उससे वो एड लोगों की नजर से गुजरता जाता है। अच्छा यार, एक कंपनी है जो ये बनाती है और एम्प्लॉयज हायर करती है, तो एक इमेज बनता है कंपनी का भी कि ये मार्केट में मौजूद है। ठीक है। अब तो ये पता चलता है। अब जैसे एड्स आते हैं ना, TRG एक कंपनी है, द रिसोर्स ग्रुप नाम है उसका, वो क्या करते हैं, कॉल सेंटर है। और वो, अब मुझे क्यों पता है, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ कि उनके वो ऐड देते रहते हैं एक कॉल सेंटर पे काम करने के लिए लड़के और लड़कियों को, कि वो आए और काम करें। और नॉर्मली स्टूडेंट्स को सूट करता है क्योंकि वो रात को लेट नाइट भी आ रही है, तो वो अच्छे पैसे बन जाते हैं उनके। ऑफ कोर्स उसमें प्रमोशन क्या होनी है कॉल सेंटर में, लेकिन वो स्टूडेंट्स के लिए ठीक है। लेकिन मुझे याद रह गया क्योंकि कि एक कंपनी है ऐसी, तो मुझे अगर कोई काम पड़े कॉल सेंटर की कंपनी से तो मुझे पता है यार ये एक नाम है, तो ऑलरेडी वो जो नाम है ना वो पॉपुलर जरूर हो जाता है, जबकि आपकी इंटेंशन तो हायर करने की होती है एम्प्लॉइज को। तो ये एक फायदा हो रहा है। फिर जेलसी एंड राइवलरी नहीं होती, क्योंकि आपने बाहर से बंदा लिया है, तो आपको तो बंदे के बारे में पता ही नहीं है, तो एम्प्लॉइज कह सकते हैं यार हो सकता है ये ज्यादा कॉम्पिटेंट हो, हमने कौन सा इसको देखा है। तो वो जेलसी नहीं आती। ठीक है। फिर डिसएडवांटेज क्या है कि न्यू एम्प्लॉइज मे नॉट फिट इनटू द कल्चर ऑफ द बिजनेस। वही ना, कि उसका आप आपके बिजनेस में कल्चर है कि एम्प्लॉइज आर गिवन इंपॉर्टेंस, दे आर आस्क्ड टू हैव अ से इन द मीटिंग, दे आर इनवाइटेड इन अ मीटिंग एज वेल। तो वो जो आता है तो उसने वो ये फॉलो ही नहीं कर रहा, क्योंकि उसने जहाँ जो कल्चर लेके आया वहां पर यही है कि मैनेजर इज अ बॉस एंड मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक ऑल डिसीजंस एंड देयर इज नो नीड टू टेक एडवाइस फ्रॉम द एम्प्लॉइज। तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो एम्प्लॉइज तो काम नहीं कर पाएंगे। एम्प्लॉय मे नॉट बी ट्रस्ट वर्दी। बाहर से जो बंदा आ रहा है उसके बारे में कुछ पता नहीं है, कॉम्पिटेंट लग रहा है, बाद में फ्रॉड करके भाग जाए, और ऐसा होता भी है, आपको पता है। एम्प्लॉइज टेक सम टाइम टू गेट फेमिलियर। अच्छा, इसी यही यही वजह होती है कि आपको पता होगा एक चीज होती है सीवी। जॉब में आप सीवी जमा करवाते हैं जिसको बोलते हैं करिकुलम वाइटे। अच्छा, अब ये इसमें सारा बायोडेटा तो लिखा होता है एम्प्लॉय का, कहाँ काम करता था क्या नहीं, लेकिन एंड पे एक चीज होती है जो सीवी में मेंशन करनी होती है, उसे बोलते हैं रेफरेंसेस। ये आखिरी चीज होती है और ये मेंशन की जाती है, एम्प्लॉय को कहा जाता है मेंशन करें। यानी कि अपने आखिरी एक या दो एम्प्लॉयर्स जहां आप काम करते थे उनका नाम लिखें और उनका नंबर दें। क्यों बोला? ताकि आप चेक कर सकें कि यार वो एम्प्लॉय वहां काम करता था, उसकी क्या रेपुटेशन थी। लग तो कॉम्पिटेंट रहा है, लेकिन जो जहां इतने साल काम करते रहे हैं उनकी फीडबैक है। तो ये इसलिए लेते होते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पर। अच्छा, एम्प्लॉयज को कुछ वक्त लग जाता है फेमिलियर होने में, तो उससे लॉस ऑफ वर्क तो हो जाता है, क्योंकि उसको वो सीख रहा है भी काम, फेमिलियर हो रहा है। फिर एडवर्टाइजमेंट भी कॉस्टली होती है, क्योंकि आपको अखबार वगैरह में करनी पड़ती है, और पूरी आपको एक टीम चाहिए जो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मैंने बताया बड़ा रिगुलर प्रोसेस अगर होता है ये, तो वो टाइम लगता है और टीम चाहिए होती है, और फिर वो उसमें भी वो एक्सपेंसिव पड़ सर जाता एक है और पॉइंट लगा ऐड हो बिजनेस को। सकता है कि जब आपने न्यूज़पेपर में आपने जब अपना आर्टिकल देना है तो आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो भी इसको देखते हैं और नोटिस लेते हैं उस चीज़ का। अगर आप हाँ, कि उनको ये वाला एम्प्लॉय चाहिए है तो वो ये काम कर रहे हैं, ऐसा जो उससे ये पता नहीं चल रहा कि वो बना क्या रहे हैं। मतलब ये काम तो करने हैं, आपकी बात सही है कि ये काम तो करने हैं, लेकिन उन कामों में प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, मैं ख्याल उतनी हेल्प तो खैर नहीं मिलती। हाँ, ये जरूर है कि आप, एक प्रोसेस होता है, एक टर्म होती है हेड हंटिंग, कि आपको लगता है आपके कंपाइटर अच्छा जा रहा है तो आप उसका जो टॉप ऑफिशियल होता है ना उसको उठा लेते हैं। उठा लेने का मतलब ये नहीं कि अगवा कर लेते हैं, आप उसको ल्यूक्रेटिव ऑफर देते हैं, यार हम आप कितनी सैलरी ले लें, 3 लाख, हम आपको 5 लाख देंगे, हमारे पास आ जाए। तो उससे एक तो ये होता है कि आपका वो बहुत काम का होता है, क्योंकि उसके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, एक्सपीरियंस भी होता है। एक्सपीरियंस भी होता है। और दूसरा ये कि उस दूसरे बिजनेस को फौरी तौर पर इतना कॉम्पिटेंट बंदा, वो भी टॉप लेवल पे नहीं मिलता आसानी से, तो आपको थोड़ी एज मिल जाती है। तो ये हेड हंटिंग एक टर्म जरूर इस्तेमाल की जाती है, तो ये जरूर के हो सकता है इसमें। अच्छा, आगे ना हमारे पास अब इंटरनल रिक्रूटमेंट में एडवर्टाइज कैसे करते हैं मैंने लिखा हुआ है, और आगे फिर सीवी रिज्यूमे की मैंने थोड़ी बात की हुई है। तो आइए हम आगे फिर इंशाल्लाह ताला इसको कल देखते हैं। आपको जो क्वेश्चन दिए ना वो आपने कंप्लीट करने हैं।